नमस्कार, गौतम आईएएस एकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे। मैं क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले आपके लिए कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी मैं देना चाहूँगा। आप इस चीज़ को समझें कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो है चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्चुअल आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में लगभग 25 टू 32 वीडियोस होंगे। इन वीडियोस में फर्स्ट वीडियो जो होगा वो भारत में यूरोपियों का आगमन, अर्थात भारत में किस प्रकार यूरोपीय आए, किस प्रकार उन्होंने जो है अपना शासन करा, इसके बारे में जानकारी रहेगी। और इसका अंतिम वीडियो जो होगा वो होगा भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान की मांग। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज की एक परफेक्ट अप्रोच के बारे में बताना चाहूँगा। परफेक्ट अप्रोच का अर्थ है कि आप जो है किस प्रकार इस वीडियो लेक्चर सीरीज का अध्ययन करेंगे या किस प्रकार जो है आप इसे समझेंगे। देखिए, दो टर्म्स होती हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक होती है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और दूसरी होती है कॉन्सेप्चुअल एरर। अगर आप किसी विषय का अध्ययन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ करते हैं तो आपको तथ्यों अर्थात फैक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं। वहीं अध्ययन के दौरान जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तब आप जो है उसी सफर में कॉन्सेप्चुअल एरर्स के साथ जो है वो जोड़ते जाते हैं और आपके कंसेप्ट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी जुड़ती जाती है। यह वीडियो लेक्चर सीरीज वास्तव में आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स में जो एरर्स हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम इसे स्टार्ट करें, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन प्रारंभ करें उसके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात हिस्ट्री, वास्तव में क्या है। देखिए, आप सभी को भली भांति पता होगा, भली भांति नॉलेज होगा दैट व्हाट इज हिस्ट्री और व्हाट इज हिस्टोग्राफी, जिसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी। इतिहास लेखन, यहाँ से इस टर्म को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा कि आप जो है किस प्रकार कंसेप्चुअल एरर्स के साथ जो है स्टडी करते हैं और उसी कंसेप्चुअल एरर के साथ आप पहुंच जाते हैं एग्जाम पर। कंसेप्चुअल एरर को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं इतिहास का। अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है या इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी क्या है, तो आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो है उनका उत्तर होगा कि इतिहास जो है पूर्व में घटित घटनाओं का वर्णन है। यही जो है एक बेसिक आंसर होता है कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं को हिस्टोग्राफी कहा जाता है या इतिहास कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे कि हिस्ट्री को, चाहे वो इंडियन लेवल पर हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करा जाता है और किस आधार पर जो है उसे विभाजित किया जाता है। तो आप सभी का एक सहज एवं सामान्य उत्तर होगा कि भारत के इतिहास को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्राचीन है, सेकंड पार्ट जो है वो मध्यकालीन है तथा थर्ड पार्ट जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। सही आंसर? आप यही आंसर देंगे कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित करा गया है। फर्स्ट वन इज प्राचीन, सेकंड वन इज मध्यकालीन एंड थर्ड वन इज आधुनिक। अब अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताइए प्राचीन भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है तथा आधुनिक भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो आप सभी का एक सहज उत्तर होगा, एक सामान्य उत्तर यह होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ विद्यार्थियों का कहना होगा कि यह इतिहास जो है अरबों के आक्रमण से प्रारंभ होता है, कुछ का कहना होगा कि दिल्ली डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आधुनिक भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो आप सभी का एक सहज एवं सामान्य उत्तर होगा कि भारत में 1707
अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये स्टार्ट हुआ, या 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ, वॉर ऑफ प्लासी हुआ, तब यह प्रारंभ हुआ, या थर्ड उत्तर होगा कि जब जो है बक्सर का युद्ध हुआ 64 में, तब जो है भारत में उस समय के बाद से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। यह सभी उत्तर अगर आप अपने प्रश्न पत्र के जवाब में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं तो आपको इसका नंबरिंग 10 आउट ऑफ 1 मार्क्स, अर्थात आपका आंसर जो है वो बहुत ही पुअर आंसर। यहीं से आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर्स स्टार्ट हो जाती हैं। इतिहास के पहले शब्द से हम जो है कॉन्सेप्चुअल एरर्स को लेकर चलते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करें, यथार्थता के धरातल पर अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो हिस्ट्री केवल इतिहास में घटित घटनाओं की रिपोर्टिंग मात्र नहीं, अर्थात पूर्व में घटित किसी घटना का केवल वर्णन इतिहास नहीं होता। इतिहास वास्तव में क्या है, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति एक विचारधारा से प्रभावित होता है, अर्थात हिस्ट्री इतिहास में घटित किसी घटना का अपनी विचारधारा के अनुरूप किया गया वर्णन है। अर्थात अगर किसी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति इतिहास में घटित किसी घटना का वर्णन करता है तो वह व्यक्ति वास्तव में इतिहास का लेखक है। अब इस लेखन पद्धति को फॉलो करने पर आपको यह समझ आएगा कि इतिहास के विषय में कई घटनाओं का वर्णन अलग अलग विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 1857 की क्रांति के बारे में वर्णन करने वाले लेखकों के मध्य मतों में बहुत बड़ा अमूलचूल जो है अंतर देखने को मिलेगा। आप देखें इसको, इतिहास में अगर कोई घटना घटित होती है तो अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति उसका अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। अब अगर हम देखें कि इस प्रकार यदि कोई लेखक या हिस्टोग्राफर इतिहास की घटित किसी घटना का वर्णन करता है तो आप पाएंगे कि सेम घटना का परिप्रेक्ष्य, सेम घटना का सिनेरियो, उसकी पृष्ठभूमि लेखक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, और यही लेखक के अनुसार परिवर्तन के कारण हमारा इतिहास के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत गलत और कई स्थानों पर नेगेटिव सेंस में यूज होने लगते हैं। हमें कई बार उत्तर लिखते समय इतिहास का उत्तर लिखते समय हम कई बार पाएंगे कि हमारे जो उत्तर हैं वो अप टू दी मार्क होते हुए भी उनकी नंबरिंग जो है बिलो एवरेज होती है, 60% के नीचे ही होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इतिहासकारों के द्वारा उपयोग की गई शब्दावली, उनके द्वारा जिस परिप्रेक्ष्य में उन शब्दों का उपयोग किया गया था अपनी विचारधारा के अनुरूप, वह अत्यधिक अलग होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप समझे राष्ट्रवादी शब्द से इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम अ नेशनलिस्ट पर्सन, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, तो भारत के अंदर रहकर मेरा यह कथन कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं एक पॉजिटिव सेंस में मुझे पोर्ट्रे करता है कि हाँ, यह व्यक्ति जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहा है, यह राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है वो एक पॉजिटिव सेंस का व्यक्ति है। एक पॉजिटिव सिनेरियो में ये क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को कोट करा गया। सेकेंडली अगर इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यह शब्द यूज करा दैट आई एम अ नेशनलिस्ट पर्सन, बट ये जो वाक्य है, ये वाक्य मैंने जर्मनी में जाकर कहा या यूरोप की किसी कंट्री में जाकर कहा, तो मास पॉपुलेशन जो मेरे बारे में थिंकिंग रखेगी वो पॉजिटिव नहीं होगी। अर्थात मास पॉपुलेशन में मेरे इस कथन को नेगेटिवली लिया जाएगा। इसका कारण यही इतिहास के लेखन में विचारधारा का अंतर है। हमारा राष्ट्रवाद अलग है, यूरोपियन कंट्रीज का राष्ट्रवाद अलग है। सेम आप देखें इसे धर्मनिरपेक्षता। अगर मैं भारत में रहकर यह कहूं कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं,
तब मेरे इस सेंटेंस को कोट करा जाएगा एक पॉजिटिव सेंस में, दैट जो ये पर्सन है यह सभी धर्मों को एक समान देखता है, किसी भी धर्म को ऊंचा या छोटा नहीं समझता। परंतु इसी सेंटेंस को अगर मैं कोट करूं वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर या फिर खासकर यूरोप में जाकर, तो यूरोप में धर्मनिरपेक्ष शब्द के मायने अत्यधिक अलग है। यह अलग कैसे है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द उस ओर इंगित करता है कि हम सभी धर्मों को एक समान देखते हैं और हमारा धर्म बड़ा या किसी का छोटा नहीं। परंतु जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर देखते हैं तो हम पाएंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर ये सेंटेंस कोट होता है कि फलाना फलाना जो है धर्मनिरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल या कॉलम में आपको देखने मिलता है, तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष से आशय ये होगा कि वह व्यक्ति जो है थोड़ा रेडिकल है या वह व्यक्ति थोड़ा एथिस्ट है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिकवादी, अर्थात वो सभी धर्म को एक सा नहीं मानता, वास्तव में उसके धर्मनिरपेक्ष के मायने हैं किसी भी धर्म को ना मानना। इस प्रकार इन दोनों शब्दों से आपको समझ में आएगा कि जब आप इतिहास के उत्तर का लेखन करते हैं तो आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके उत्तर के मायने को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि भारत के नेशनलिस्ट नेताओं के नाम बताएं तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शुरू करते हुए आप गांधी जी तक पहुंच जाएं, सारे ही राष्ट्रवादी नेता थे भारत। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि यूरोपियन कंट्रीज में हिटलर का नाम आपने सुना होगा, हिटलर इज एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। तो एक ही लिस्ट के अंदर भारत के बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटीज और यूरोप की बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटीज एक साथ आई। इसका कारण यही है कि इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके मध्य जो है भारत और यूरोप में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इन शब्दों की जानकारी के बिना जब व्यक्ति अपने उत्तर में इनका वर्णन करता है तो उसके उत्तर के मायने पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। यही कहलाती है कॉन्सेप्चुअल एरर्स। मैं सेकेंडली बात करूंगा कि मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, वो 3 भाग किस आधार पर विभाजित करे गए। उसके आपने सहज उत्तर दिए। यह उत्तर वास्तव में सही के आसपास भी नहीं। अगर हम कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में आधुनिक इतिहास प्रारंभ हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जब हम अध्ययन करेंगे तो हम 1707 के बाद कहना स्टार्ट कर देंगे कि भैया औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है भारत में, अब यूरोप में आ जाएगा मॉडर्न एज। तो यह गलत होगा, ये निहायत ही गलत आंसर होगा कि भारत की में औरंगजेब की मृत्यु यूरोप में जो है वो आधुनिक इतिहास को प्रारंभ। ये इनके लक्षण है ही नहीं। वास्तव में किसी भी स्तर पे, चाहे वो भारत के स्तर पे हो, चाहे वो इंग्लैंड के स्तर पे हो, चाहे पूरे वैश्विक स्तर पे हो, इतिहास के लेखन में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक यह 3 ही डिवीजन उपस्थित होते हैं। अब यह 3 डिवीजन में प्राचीन भारत के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में बात करी जाएगी, वो बात हमेशा स्टार्ट होती है स्टोन एज से और ये स्टोन एज के बाद आगे निरंतर चलती जाती है। अगर इतिहास के अध्ययन में हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल के इतिहास का जो खंड होगा उस खंड का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, तो वह निर्धारण होगा वास्तव में सामंतवाद से। सामंतवाद का अर्थ होता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म या सामंतवाद जब कभी समाज में दिखना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात समाज में सामंतवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है, तब हम कहते हैं कि उस कालखंड का इतिहास मध्यकालीन इतिहास है। अगर हमारे यहाँ सामंतवादी सिस्टम पहले आया और विश्व में सामंतवादी सिस्टम बाद में आया, फ्यूडलिज्म पहले आया, तो भारत में पहले जो है वो मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यूरोप में या विश्व के अन्य किसी देश में सामंतवादी अर्थव्यवस्था अर्थात फ्यूडलिज्म बेस्ड इकोनॉमिकल सिस्टम
बनता है तो वहां पर उस कालखंड को जो है वो उसका मिडिल एज या मध्यकाल कहा जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास या वर्ल्ड में आधुनिक इतिहास की शुरुआत तब होती है जब कभी उस कालखंड में पुनर्जागरण, प्रबोधन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब ये पुनर्जागरण क्या है, प्रबोधन क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर कभी सोसाइटी में या देश में या हम करें वर्ल्ड लेवल पर अगर हमें ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो पुनर्जागरण से संबंधित हो या प्रबोधन से संबंधित हो, देन ओनली हम यह कोट करते हैं कि फला टाइम से फला टाइम के बीच का जो समय अंतराल था वह उस देश के लिए या विश्व के लिए आधुनिक इतिहास है। अब यह पुनर्जागरण क्या है और प्रबोधन क्या है, हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आपने देखा प्राचीन भारत का इतिहास या विश्व में प्राचीन इतिहास कहाँ है, मध्यकाल इतिहास कहाँ पर है और आधुनिक इतिहास कहाँ है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया और वर्ल्ड दोनों के सिनेरियो में उसको निर्धारित करने के मापदंड औरंगजेब या इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। वास्तव में उनके डिसाइड करने का बेस जो है वो अलग है और वह बेस क्या है, स्टोन एज, सामंतवाद या फ्यूडलिज्म और थर्ड वन पुनर्जागरण और रिवाइवल ऑफ लर्निंग। जब ये तीन चीजें जो है समाज में देखने को मिलती हैं तब हम उस कालखंड को मध्यकाल, आधुनिक या प्राचीन के नाम से कोट करते हैं। देखिए, इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आवश्यक हुआ कि आप जो है धैर्य पूर्वक इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देखें और समझने की कोशिश करें कि चीजें जो है वो घटित कैसे हो रही है। अब आपने देखा कि ये जो इतिहास का लेखन है ये एक विशिष्ट विचारधारा के अधीन होता है, ये यथार्थता के धरातल में उसकी परिभाषा है। इसी प्रकार इसका विभाजन एक स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये कुछ लक्षणों पर निर्भर करता है और इस प्रकार के लक्षण जब कभी समाज में, देश में या विश्व में दिखाई देते हैं तब हम उसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक के नाम से कोड करते हैं। अब हमने इतिहास देख लिया, इसका विभाजन देख लिया, अब हम देखेंगे किस प्रकार जो है इतिहास का अध्ययन हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। चलिए अब हम देखें भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कहां से होता है। तो भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कई स्थानों पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग समय को माना जाता है, पर हम अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम इसे मानते हैं कि जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हुआ, तब के समय से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अर्थात सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। क्लियर? देखिए, हम जो है भारत में यूरोपियों के आगमन को देखें उसके पहले हमें यह समझना होगा कि ये यूरोपियन कंट्रीज जो आज वर्तमान समय में डेवलप्ड नेशन हैं, विकसित देश हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 1498, यह डेट ध्यान रखें और इस वीडियो लेक्चर सीरीज, इस वीडियो के अंत में हम इस डेट पर जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वह क्या परिस्थितियां थी कि यूरोपियन कंट्रीज जो आज के समय में डेवलप्ड नेशन हैं वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि वे देश जो आज विकसित देश हैं वो भारत में आने के लिए जो है इतना परेशान थे, नई नई खोजें तक कर डाली उन्होंने, भारत के नवीन रास्ते की खोज की। आज हम आविष्कारों के बारे में भी देखेंगे और इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे
कि वह क्या कारण थे कि वे देश जो डेवलप्ड हैं आज एक डेवलपिंग कंट्रीज में आने का प्रयास कर रहे थे। मैं कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए इसको स्टार्ट करें, हम इस टाइम ड्यूरेशन पे आए, हम इस डेट पर आए अर्थात 1498 की इस डेट को पहुंचे जब वास्को डी गामा जो है वो भारत में पुलिकट में आया। इसे देखें, इसके पहले हमें यूरोप के इतिहास को समझना पड़ेगा, बहुत अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। अब 300 AD अर्थात भारत में जब चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत चल रहा था कंटेम्पररी वर्ल्ड में, तब यूरोप में क्या था 300 AD में। इसे देखें तो आप पाएंगे कि यूरोप में 300 AD को चल रहा था रोमन साम्राज्य। यह रोमन साम्राज्य जो है, मैंने आपको वर्ल्ड मैप पे रेड मार्क से जो है इसको दर्शाया हुआ है, यह रोमन साम्राज्य यूरोप के बहुत बड़े भूभाग को कवर करता था और ब्रॉडर सेंस में कहें तो ईसाईयत को फॉलो करता था, क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता था यह रोमन साम्राज्य 300 AD में। यहाँ से स्टोरी प्रारंभ होती है, आप जो है बिल्कुल धैर्यपूर्वक ध्यान से इसे सुनते जाएं, मैं बहुत आसानी से आपको 1498 तक पहुंचा दूंगा। देखिए 300 AD के पश्चात रोमन साम्राज्य आगे बढ़ता है और आप पाएंगे कि ये जो है रोमन साम्राज्य समय के साथ, ये कोई स्पॉन्टेनियस घटना नहीं थी, ये समय के साथ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यूरोप में रोमन साम्राज्य दो पार्ट में डिवाइड हो गया और एक पार्ट जो इसका वेस्टर्न पार्ट था, इसकी कैपिटल बना रोम, जो आज के समय में वह जो है इटली की राजधानी। जो इसका ईस्टर्न पार्ट था, यह जो था इसकी राजधानी बना वर्तमान समय में इस्तांबुल और उस समय का कुश्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, इंग्लिश में सुनते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल या हिंदी में बोलते हैं इसे कुश्तुनतुनिया, और वर्तमान समय में इसका नाम है इस्तांबुल, जो टर्की की कैपिटल है। तो जो ईस्टर्न पार्ट कुश्तुनतुनिया जिसकी कैपिटल या कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी कैपिटल है, या इस्तांबुल जो है, ये दो पार्ट में इस प्रकार डिवाइड था। अब देखें, मैं आपको जो डेट्स बता रहा हूं याद करने की आवश्यकता नहीं है। 477 AD को जो है ये वेस्टर्न साम्राज्य समाप्त हो गया। इस पर जो है जर्मन आक्रमण हुआ और यह क्षेत्र वेस्टर्न पार्ट जो है वो जर्मन के अधीन आ गया। इसके जो ईस्टर्न पार्ट है, इसे इस आक्रमण के पश्चात जो है बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। आपको कई जगह जो है इसका उल्लेख मिलेगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं हिस्ट्री का, तो आपको कई जगह बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में जो है लिखा हुआ मिलेगा, आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ने को मिलेगी। तो जो ईस्टर्न पार्ट था जिसकी कैपिटल कुश्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल थी, यह क्षेत्र जो है वास्तव में बाइजेंटाइन साम्राज्य कहलाने लगा। यहाँ तक की बात क्लियर है कि यूरोप में जो प्राचीन समय था वहाँ रोमन साम्राज्य था और ये रोमन साम्राज्य जो है ईसाईयत अर्थात क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, जो कि दो पार्ट में डिवाइड था। अब देखें, एक पार्ट जो है वो समय के साथ जर्मन साम्राज्य के अधीन आ गया और जो उसका सेकंड पार्ट था अर्थात ईस्टर्न पार्ट था, यह ईस्टर्न पार्ट 453 AD, माफ कीजिएगा 1453 AD को जो है इस पर आक्रमण होता है। और इस पर आक्रमण करता कौन है? इस बाइजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं ऑटोमन टर्किस या ऑटोमन तुर्कियों का आक्रमण होता है और ऑटोमन तुर्कियों ने इस पर आक्रमण करके इसको जो है पूरी तरह से अपने अधीन ले आया। मैं डेट की बात कर रहा हूँ, इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आपके कंसेप्ट जो हैं इस डेट से काफी कुछ क्लियर हो जाएंगे। इस डेट से जो है काफी कुछ क्लियर हो जाएंगे। 1453 AD को जब बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है ऑटोमन तुर्कों के अधीन आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर? अब देखिए,
अब देखिए कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन है, पहला यूरोपीय जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है, यह वास्को डी गामा भारत में 1498 एडी को आया था, नो डाउट। पर ऐसा नहीं था कि यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस प्लेस, अर्थात यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में ऐसा नहीं था कि पहली बार संबंध लेकर आया था वास्को डी गामा। भारत और यूरोप, जहां जहां मैं इंडिया या भारत वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र का संबंध यूरोप के साथ बहुत पहले से था। प्राचीन समय में भी वस्त्र, मसाले इत्यादि का यातायात इन दोनों क्षेत्रों के बीच सैकड़ों वर्षों से चल रहा था और यूरोपियन कंट्रीज इस व्यापार से बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे थे। इनके मुनाफे की सीमा आपको आगे मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उससे क्लियर होगा कि ये जो है बहुत अधिक मुनाफे वाला व्यापार था पूर्व के साथ व्यापार करना, अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करना। तो यूरोपियंस बहुत लंबे समय से भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, परंतु यहाँ आपको समझना होगा कि इनका जो व्यापार था वो उसका मार्ग जो था वो इस स्थान से होकर गया था, अर्थात भारत तक पहुंचने का जो मार्ग था वो दोनों ही मार्ग जो है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरता। अब वो फारस की खाड़ी हो चाहे वो लाल सागर हो, इन दोनों ही क्षेत्रों से जो व्यापार था वो निरंतर चलता था और ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इटली है ये इस व्यापार के केंद्र थे। इन्हीं दोनों स्थानों से आने वाली जो भारत से आने वाली वस्तुएं थी वो इन्हीं दोनों स्थानों से जो है यूरोप में पहुंचती थी। अब जब बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया तो ये जो क्षेत्र था अर्थात वेस्टर्न यूरोप था, अब इनको मिटा देते हैं। अब जो वेस्टर्न यूरोप था, यह वेस्टर्न यूरोप में अब ट्रेड के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई, बिकॉज इस बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने जब कब्जा करा तो इसके पश्चात इन्होंने अत्यधिक टैक्स वसूलना और लूटपाट व्यापारियों के साथ स्टार्ट कर दिया। अब वेस्टर्न यूरोप को भारत के साथ ट्रेड करने में अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ा। यहां तक की बात क्लियर। पर यूरोपियन कंट्री से जानती थी कि भारत के साथ व्यापार एक बहुत मुनाफे का सौदा है, इसी कारण इन्होंने जो है लगातार प्रयास करे भारत तक पहुंचने के एक वैकल्पिक मार्ग की खोज की। यह कैसे हुआ, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन ने कब्जा करा तो ये जो है ऑटोमन टर्किश लोग जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे और यह क्षेत्र जो है वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था। तो इसके कारण धार्मिक मतभेद हुए और इन धार्मिक मतभेदों की परिणति हुई कि इन बाइजेंटाइन साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य से एक बुद्धिजीवी वर्ग, वह बुद्धिजीवी वर्ग जो इस क्षेत्र में निवास करता था, उसका पलायन या माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और इनके पलायन या माइग्रेशन के कारण जो है यूरोप में खासकर रूस में इनकी अधिक संख्या देखने को मिली। ये लोग जो बाइजेंटाइन साम्राज्य में रहा करते थे, इन लोगों का पलायन जब वेस्टर्न यूरोप की तरफ हुआ तब खासकर यूरोप के इटली शहर में जो है इनकी संख्या बढ़ी और इनकी संख्या बढ़ने के कारण एक नवीन वर्ग का निर्माण हुआ समाज में और यह नवीन वर्ग अत्यधिक शिक्षित था और इस नवीन वर्ग के कारण यूरोप में और विशेषकर इटली में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग बाइजेंटाइन से आता है यूरोप के वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में, खासकर इटली में, और खासकर इटली में आने का सबसे बड़ा रीजन था कि इटली उस समय भी एक अच्छी वेल्थ वाली कंट्री थी। निवास के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो सबसे अच्छा संरक्षण आपको इटली दे सकता है। इसी कारण यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग का पलायन हुआ इटली। यहाँ तक की बात क्लियर होती है। अब देखिए, इस बुद्धिजीवी वर्ग के पलायन के कारण जो नवीन समाज का एक वर्ग निर्मित हुआ, इस नवीन वर्ग ने पूरे
पूरे यूरोप में एक पुनर्जागरण जैसी स्थितियों का निर्माण करना। अब ये पुनर्जागरण क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग या पुनर्जागरण, इसकी अत्यधिक सामान्य परिभाषा, चूंकि हम आगे इसको देखने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी आता है, भारत में पुनर्जागरण, तो वहां पर इसे बहुत डिटेल में चर्चा करनी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो है इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। आप देखें कि पुनर्जागरण की एक सामान्य सी परिभाषा है, एक बहुत सामान्य सा इसका डेफिनेशन है कि फिर से जागरण, अर्थात हम कभी जागे हुए थे पहले और इस जागे हुए होने के पश्चात हम जो है पुनः सो गए और फिर दोबारा उठे, तो इसे कहा जाता है पुनर्जागरण। यही पुनर्जागरण की स्थिति यूरोप में खासकर इटली में प्रारंभ हुई और लोगों को रिवाइवल ऑफ लर्निंग के कारण, अर्थात उनकी जानकारी की अनुभूति होने के कारण समाज में जो है प्रबोधन, जिसे कहा जाता है एनलाइटमेंट, स्टार्ट हुआ। पुनर्जागरण से प्रबोधन आया, अर्थात रिवाइवल ऑफ लर्निंग से एनलाइटमेंट आई और लोग जो है इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण बहुत अधिक जिज्ञासु हुए। अब ये जो 4-5 लाइनें हैं, ये समझने में आपको काफी कठिन लग रही होंगी, तो इसको समझने का प्रयास करें कुछ इस प्रकार कि जो इस समय था 1453 की एज थी, इस एज में यूरोप में जो है, इस एज तक यूरोप में जो है धार्मिक सुधारों की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होने लगी। ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी के कारण जो है समाज काफी बढ़ चुका था। इस स्थिति के कारण समाज जो है काफी कुछ विभाजित हुआ और इस विभाजन की स्थिति को दूर करने के लिए इस नवीन कुलीन वर्ग द्वारा प्रबोधन और पुनर्जागरण के माध्यम से कई प्रकार के तर्क वितर्क करे गए और इन्हीं तर्क वितर्कों के कारण एक जिज्ञासा समाज में फैली, जिस जिज्ञासा की परिणति थी कि नवीन खोजों का एक युग जो है यूरोप में स्टार्ट होता है। इसी पुनर्जागरण और प्रबोधन के कारण यूरोप में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और एक जिज्ञासा समाज में उपस्थित होती है। जो क्यूरियोसिटी समाज में आती है, वह क्यूरियोसिटी, वह जिज्ञासा वास्तव में नवीन खोजों का कारण होती है। देखिए यहाँ पर मैंने डैश लगाकर धार्मिक सुधार भी लिखा है। इस धार्मिक सुधार के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि पुनर्जागरण प्रबोधन के पश्चात धार्मिक सुधार स्टार्ट हुए थे, जो बहुत ही सरफेस लेवल पर समझना हो आपको, तो जान लीजिए कि ईसाईयत को फॉलो करने वाले, जहाँ जब एनलाइटमेंट आया तो जो है ईसाईयत को फॉलो करने वाले लोग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक कहलाए कैथोलिक, जो लोग जो है ईसाईयत को जैसी वो है वैसे जो है स्वीकार करना चाहते थे, और एक कहलाए प्रोटेस्टेंट, यानी कि वे लोग जो सुधार चाहते थे और बार बार ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी से क्वेश्चन करना चाहते थे कि फलाना चीज के पीछे का तर्क ये है या फलाना चीज के पीछे का तर्क ये है। अब जो है जैसे ही एनलाइटमेंट यूरोप में, इटली में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, इस पुनर्जागरण से नवीन खोजें स्टार्ट होने लगी। समाज ज्यादा जिज्ञासु हो गया, ज्यादा तर्कशील हो गया और इसी तर्कशील समाज में कई प्रकार की खोजें प्रारंभ हुई। इन खोजों में सबसे इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी पहली यूरोप में कंपास की खोज, अर्थात कंपास ढूंढ लिया गया, बना लिया गया, उसको डिस्कवर कर लिया गया और उसका सही उपयोग जो है वो समझ लिया गया। यूरोप में यह एक नवीन आविष्कार हुआ। और सेकंड था, इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण इन्होंने बड़े और लंबी यात्रा करने में सक्षम जहाजों का निर्माण स्टार्ट करा। इन बड़ी लंबी यात्रा करने में सक्षम जहाजों के कारण लंबी समुद्री यात्राएं जो विश्व के इतिहास में कभी नहीं संभव थी, वह इस आक्रमण के पश्चात पलायन के कारण उठी जिज्ञासा से संभव होने जा रही है। अब जब यूरोपियंस को, या हम कहें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, कंपास और जहाज निर्माण की एक विशिष्ट कला का ज्ञान हुआ, तब से नवीन भौगोलिक खोजों का एक एरा स्टार्ट हो जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर।
अब देखिए, मैं इस पूरी कहानी को कंक्लूड करूं 4 लाइनों में, तो मैं कहूंगा कि रोमन साम्राज्य दो पार्ट में डिवाइड था। उसके एक पार्ट पर जो है ऑटोमन तुर्कों के आक्रमण करने और कब्जा कर लेने के कारण वेस्ट और ईस्ट ट्रेड में जो है वो काफी कमी आई, और इसी के साथ यहाँ से ईस्टर्न यूरोप से बुद्धिजीवी वर्ग का पलायन हुआ। उस पलायन के कारण इटली में पुनर्जागरण आया और इटली से पुनर्जागरण पूरे यूरोप में फैला। पुनर्जागरण अर्थात रिवाइवल ऑफ लर्निंग, और उससे आया प्रबोधन अर्थात एनलाइटमेंट अर्थात ज्ञान, और उस ज्ञान के कारण उत्पन्न हुई जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा ने प्रोत्साहित करा नवीन खोजों को, और इन्हीं नवीन खोजों के कारण एक भौगोलिक खोज का एरा स्टार्ट हुआ। क्योंकि नवीन खोजों में सबसे पहला चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कंपास की खोज, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े लंबी यात्रा करने में सक्षम जहाजों का निर्माण। जब यह दोनों थिंग्स हुई तो यहाँ से जो है बड़े जहाजी बेड़े निकलना प्रारंभ करने लगे और भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने का प्रयास करने लगे, अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने के दूसरे मार्गों की खोज का एक एरा इस पुनर्जागरण ने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से जो है बहुत सारे लोग जहाज लेकर निकले भारत का रास्ता खोजने के लिए। अब देखें इसमें ये जो चीजें एनलाइटमेंट हो रहा था, इसका सेंटर भले ही इटली था, परंतु इससे काफी प्रभावित दो कंट्रीज हुई। फर्स्ट वन स्पेन थी और सेकंड वन थी पुर्तगाल, या हम कहें पोर्चुगीज या पुर्तगाल। ये दोनों ही कंट्रीज जो अभी कंटेम्पररी वर्ल्ड की मैं बात करूं तो अभी बनी थी, और ये कंट्रीज जो है वो साहसी कार्य करते हुए नवीन भौगोलिक खोजों के लिए लंबी यात्रा करना स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, तो आप देखें कि पुर्तगाल के एक राजकुमार, अब हम यहाँ से स्टोरी के सेकंड पार्ट में पहुंच रहे हैं। पुर्तगाल के एक राजकुमार, और उन राजकुमार का नाम था हेनरी। ये जो हेनरी थे, इनके नाम के साथ एक उपाधि हमेशा जुड़ी रहती थी, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के प्रसिद्ध राजकुमार थे, याद रखें राजकुमार थे, राजा नहीं थे। हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीकी तट की मैपिंग को सॉल्व कर लिया, अर्थात उन्होंने अफ्रीका के तटों का सीमांकन कर लिया था, पता कर लिया था कि इन तटों का रास्ता जो है किस प्रकार तय किया जा सकता है। हेनरी द नेविगेटर के द्वारा खोजे गए समुद्री रास्ते का आगे उपयोग बहुत सारे जो है नाविकों ने करा नवीन खोजों के लिए, नवीन भौगोलिक खोजों के लिए। इनमें उल्लेखनीय नाम जो है बार्थो का आता है। बार्थोलोम्यू डियास इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में इनका बार्थो कहा जाता है, परंतु इनका पूरा नाम बार्थोलोम्यू डियास है। ये भी पुर्तगाली थे। इन्होंने भी सेम व्यक्ति अर्थात हेनरी द नेविगेटर के रूल्स को फॉलो करा, उनसे जो है ये काफी प्रभावित थे, और बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा इनके पूरे निर्धारित मार्ग को आगे बढ़ाया गया। और आपने जो है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम सुना होगा, नाम है उसका केप ऑफ गुड होप्स। केप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता, अर्थात यूरोप से केप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता जो है वो बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा जो है खोजा गया। देखिए ये सभी जो है स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, समय के साथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनलाइटमेंट से जो प्रभावित देश थे पुर्तगाल, यहाँ से जो है खोजें प्रारंभ हुई, और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के तटों की खोज करी, तटों के रास्ते की खोज करी। इनके पश्चात बार्थोलोम्यू डियास आए, जिन्होंने इस स्थान तक के अर्थात केप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता जो है खोज निकाला, और बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का एक अन्य रास्ता भी उपस्थित है। हम अफ्रीका को पार करके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात एक बहुत फेमस व्यक्ति जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, अर्थात हमारा वास्को डी गामा, जिसे हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे आगे।
जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाल से चलता है और केप ऑफ गुड होप्स से होते हुए जो है वह भारत के पुलिकट में पहुंचता है। ये जो इतना रास्ता था, इसे जो है एक अन्य व्यक्ति ने जो इसकी हेल्प करी थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार जो व्यापारी निकले वो भारत अर्थात इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में स्पेन ने भी जो है एक साहसिक कदम उठाया और स्पेन ने, याद रखिए वर्ड, स्पॉन्सर करा, अर्थात एक व्यक्ति को नियुक्त करा कि वह जो है वो भारत तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता खोजे और वह वैकल्पिक रास्ता जो है वो किस प्रकार का हो कि वह पूरी पृथ्वी को जो है पार करके दूसरी ओर आ जाए, अर्थात वह समुद्री रास्ते से तय करे पूरी पृथ्वी को और दूसरी ओर पहुंच जाए, भारत के दूसरे हिस्से पर जो है वह जहाज लेकर पहुंच जाए। यहाँ आपको समझना आवश्यक है कि इस समय अर्थात कंटेम्परेरी वर्ल्ड जहाँ पर ये स्टोरी चल रही है, वहां पर अभी पूरे विश्व को इस पूरे स्थलखंड के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पता ही नहीं था कि उत्तर और लैटिन अमेरिका जैसी कोई स्थलखंड है भी, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे भी कोई स्थलखंड पृथ्वी पर मौजूद है। इस एज तक व्यक्ति को, इस क्षेत्र के व्यक्तियों को नहीं पता था कि यहाँ पर जो है वो स्थलखंड है या यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास करता है। इस समय जब भारत तक आने के वैकल्पिक मार्ग की खोज के लिए स्पेन द्वारा स्पॉन्सर्ड व्यक्ति, नाम था उसका कोलंबस, निकला, तो निकलने पर जो है वो पहुंचा और उसको एक स्थलखंड मिला। यह स्थलखंड को इस व्यक्ति कोलंबस द्वारा यह समझा गया कि वह इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पहुंच चुका है और वेस्टर्न पार्ट में पहुंच चुका है और वेस्टर्न पार्ट में पहुंचकर उसने जो है इसे इंडिया माना और यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों को जो हल्के से कोल्ड बर्न स्किन लिए हुए थे उन्हें कहा रेड इंडियंस। और आज भी आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का प्रोनाउंसिएशन जो है उनका जो है उनको जो है उपाधि तो नहीं कहेंगे, इसे टाइटल तो नहीं कहेंगे, परंतु आज भी उन्हें जो है इसी नाम से जाना जाता है जो कोलंबस द्वारा लाया गया था, वो था रेड इंडियंस। उसने जो है इस क्षेत्र से कुछ लोगों को पकड़ा और अपने साथ सबूत के तौर पर कि उसने भारत के दूसरे वैकल्पिक मार्ग की खोज कर ली है, कुछ रेड इंडियंस को जो है अपने साथ वापस यूरोप लाया। परंतु उसे वहां लाने पर यह पता चला ये क्षेत्र उसने जहां से व्यक्तियों को लेकर आया है वह क्षेत्र जो है वो भारत नहीं है और ये जो व्यक्ति हैं ये इंडियंस नहीं है, ये जो है ये दूसरे ही कोई व्यक्ति हैं और वहाँ ये टर्म स्टार्ट हुई कि ये जो पर्सन्स हैं वो रेड इंडियंस हैं। और फिर जो है जब यह पता चला यूरोप के अन्य नाविकों को कि कोलंबस जो है एक क्षेत्र से वापस आया है जो कि इंडिया नहीं है और वो बहुत बड़ा भौगोलिक भूभाग है, तो यहाँ से कई लोग अपना जहाजी बेड़ा लेकर उस भूमि पर कब्जा करने या उसकी खोज के लिए निकले और उनमें सबसे पहले पहुँचता है अमेरिको वेस्पुसी जो है, जो सबसे पहले वर्तमान अमेरिका में पहुंचा, उसी के नाम पर जो है इसका नामकरण कर दिया है दैट इज अमेरिका। सेम ऐसा ही जो है ब्राजील के साथ भी हुआ। ब्राजील के तट पे भी यूरोप से लोग निकले, यूरोप के तट से जो है लोग निकले और ब्राजील तक पहुंचे और ब्राजील की खोज हुई। इसी प्रकार जो है ब्रिटेन से, जो वर्तमान में इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटेन से भी नाविक निकले और वो जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इस स्थान पर पहुंचते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज होती है। ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी कैप्टन कुक ने और इसी प्रकार तस्मान ने जो है खोज करी थी न्यूजीलैंड की, इसी के नाम पर जो है तस्मानियन सी। क्लियर? अब आप इसे समझें, आप इसे धैर्यतापूर्वक समझें कि एक छोटी सी घटना 1453 में आक्रमण ने व्यक्तियों का पलायन कराया और इस पलायन ने पुनर्जागरण को जो है ट्रिगर करा, प्रबोधन आया, जिसके कारण जो है जिज्ञासा जागी और इसी जिज्ञासा के कारण नवीन खोजें हुई और उन्हीं नवीन खोजों का परिणाम हुआ कि यूरोपियन कंट्री से जो है बहुत बड़े बड़े जहाज विश्व के मानचित्र पर नवीन स्थल खंडों की खोज के लिए निकल पड़े। ये जो जहाजी बेड़े निकल रहे थे इनमें से बड़े जहाजी बेड़े जैसे कैप्टन कुक का कहें या आप जो है वास्को डिगामा का कहें, आने का उद्देश्य
काफी कुछ सिमिलर था जो कि था धन अर्जन। यहाँ से जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, इसके पश्चात आप पाएंगे वास्को डी गामा का स्वागत कराया। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक व्यक्ति, अभी मैंने आपको जो है दो तीन यात्रियों के नाम बताए, दो तीन जो है खोजकर्ताओं के नाम बताए, डिस्कवर्स के नाम बताए, जिन्होंने जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की खोज करी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भी जो है यूरोप से और या कहें पुर्तगाल से निकला था, और यह पुर्तगाल से निकलने के पश्चात पूरा अटलांटिक महासागर पार करता है। अटलांटिक सी को पार करने के पश्चात यह व्यक्ति, जिसका नाम है मैगलन, यह मैगलन जो है वह पहुंचता है इसके दक्षिणतम भाग पर, दक्षिण अमेरिका के सदर्न पार्ट पर, दक्षिण अमेरिका के सदर्न पार्ट पर, और इस सदर्न पार्ट का नाम इसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, मैगलन स्ट्रीट। अर्थात मैगलन स्ट्रीट की खोज जो है वो कैप्टन मैगलन ने ही करी थी, जो कि पुर्तगाल के जो है वो खोजकर्ता थे और यहाँ से निकले थे। जब ये मैगलन स्ट्रीट पहुंचे, तब इन्होंने जो है अपने सामने एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा सागर पाया, और यह बड़ा और गहरा सागर जो है वो बहुत अधिक शांत था, और इस शांत महासागर को जो है मैगलन के द्वारा पैसिफिक नाम दिया गया, और यही पैसिफिक जो है आगे चलकर पैसिफिक ओशन बना, अर्थात प्रशांत महासागर बना। और इस प्रकार जो है यूरोपियन कंट्री से निकलने वाले जहाजी बेड़ों ने विश्व के बड़े बड़े स्थलखंडों को खोजा, और साथ में जो है वास्को डी गामा पहुंचे भारत। अब देखें, भारत तक आने के वैकल्पिक मार्ग की खोज के पश्चात जो है जो वास्को डी गामा आया, उसने व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए भारत से कुछ चीजें खरीदी, जिनमें मुख्य थी मसाले, जड़ी बूटियां और कई अन्य चीजें। यहाँ मैं आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान से सुनिएगा, पुर्तगाल से आए वास्को डी गामा ने बहुत सारी चीजें जो है वो खरीदी, परंतु इन बहुत सारी चीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुपस्थित थी। वो याद रखें कि आपको अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन जो उसने नहीं खरीदा है ये चुनना पड़ता है, तब की स्थितियों में आप वस्त्र चुन सकते हैं, क्योंकि वस्त्र का ट्रेड थोड़े समय बाद हुआ है। पुर्तगाली व्यापारी थोड़े समय बाद से जो है वस्त्र ले जाना प्रारंभ करते हैं, तो ये मसाले, जड़ी बूटियां और बहुत सारा सामान जो है वो भारत से खरीद कर वापस यूरोप चला जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये जो ट्रेड है ये कितना फायदेमंद था, कि पुर्तगाल पहुंचने के पश्चात ये जो व्यक्ति वास्को डी गामा है, इन्होंने जब अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया, तो इनके कुल एक्सपेंडिचर, यहाँ मैं कुल एक्सपेंडिचर की बात क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुल एक्सपेंडिचर, देन इट मींस यात्रा का पूरा खर्च प्लस उनके जितने भी लोग इस जहाजी बेड़े में काम कर रहे थे, उन्हें 5 गुना अधिक वेतन देने के पश्चात भी जो वास्को डी गामा था उसको 60 गुना से भी अधिक जो है वो लाभ हुआ था। अब आप इमेजिन करें कि यह जो है ये ट्रेड कितना फायदे का सौदा रहा होगा वास्को डी गामा के। और इसी ट्रेड के मुनाफे ने मोटिवेट करा कई पुर्तगालियों को, वे लगातार जो है वो भारत की ओर अग्रसर, लगातार जहाजी बेड़े भारत आते रहे और ट्रेड चलता रहा। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया, तब के समय उसका स्वागत करा था एक शासक ने, और आप सभी ने इसका नाम जो है वो भली भांति सुन रखा है। इनका नाम आप सभी बताएंगे जमोरिन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उनका नाम जमोरिन नहीं था, यह वास्तव में उपाधि थी जमोरिन, नाम उनका जमोरिन नहीं था। नाम के ऊपर डिस्प्यूट होता है, इसके उपाधि नाम से जाना जाता है, पर जमोरिन उनकी पैतृक उपाधि थी, और ये जो है पुलिकट में पहुंची वास्को डी गामा 1498 को। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊं, उसके पहले आप इस चीज को समझें कि जो पुर्तगाली भारत आए थे, इस समय यहाँ पर भारत में कंटेम्पररी इंडिया में ट्रेड चल रहा था, और उस ट्रेड में उस समय अर्थात 1498 तक पुर्तगालियों का कोई बहुत अधिक योगदान नहीं था। इस ट्रेड में एक बड़ा हिस्सा जो था वो यूरोपियन कंट्रीज का नहीं, अपितु अरब कंट्रीज का था। अरब व्यापारियों का प्रभुत्व था हिंद महासागर का।
इस वर्ड को, इस टर्म को दिमाग पर बैठा लें। 1498 से पहले तक हिंद महासागर के ट्रेड पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था, प्रभुत्व था। अर्थात जब वास्को डी गामा भारत पुलिकट पहुंचा तब उसे जो है वो जमोरिन के द्वारा स्वागत तो मिला, परंतु पुलिकट में उपस्थित अरब व्यापारियों द्वारा इसका जो है घोर विरोध करा गया और बार बार इसके विरोध के कारण ही जमोरिन और वास्को डी गामा के मध्य जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कारण अन्य भी थे, आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि इसके और क्या कारण थे। पर वास्को डी गामा जब सेकंड और थर्ड टाइम आया तो जमोरिन की स्थिति में और उस समय व्यापार की स्थिति में काफी चेंज आ गया। अब पुर्तगाली का चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है। तो आपने यहाँ तक समझा कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार हुआ था, वो क्या पृष्ठभूमि थी जिसके कारण ये कंट्रीज जो है वो भारत की तरफ आई, और वो आई तो आई कैसे। अब देखें, मैं इसको एक बार कंक्लूड करता हूं और अपन जो है थोड़ा सा पुर्तगाली को समझने की कोशिश करते हैं। रोमन साम्राज्य डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेस्टर्न पार्ट कैपिटल इज रोम एंड ईस्टर्न पार्ट कैपिटल इज कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण करने के कारण इस रूट का, भारत तक आने के इस रूट का जो है वो ब्लॉक हो जाना, और ब्लॉक हो जाने के कारण वेस्टर्न यूरोप का ट्रेड बंद हो जाना। इस ट्रेड बंद हो जाने के कारण और इस आक्रमण के कारण इस क्षेत्र से बुद्धिजीवी वर्ग का पलायन अर्थात माइग्रेशन, और इस माइग्रेशन के कारण इटली में पुनर्जागरण, और इस पुनर्जागरण के कारण समाज में एक नवीन वर्ग आया और पूरे समाज में जिज्ञासा की एक लहर सी छा गई। और इसी जिज्ञासा की लहर ने तर्क करे और नवीन खोजें हुई, और उन नवीन खोजों में सबसे इंपॉर्टेंट था कंपास और बड़े जहाजों का निर्माण। इस दोनों ही चीजों के कारण जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, खासकर पुर्तगाल और स्पेन, जो है अपने जहाजों के साथ जो है भौगोलिक खोज पर, या हम कहें भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज पर निकल पड़े। और इसमें जो है हम कैप्टन हेनरी द नेविगेटर, इसके बाद वास्को डी गामा, मैगलन, इसके बाद अमेरिको वेस्पुची, या आप इसको कह सकते हैं कि कोलंबस, इन्होंने यात्रा प्रारंभ करी। कैप्टन कुक को भी काउंट करते हैं। और ये सभी लोगों ने जो है कई डिस्कवरीज करी, कई रूट खोजे, और इनमें से एक पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। चलिए अब हम देखते हैं भारत में पुर्तगालियों की स्थिति किस प्रकार है। हमने देख लिया यूरोपियों का आगमन किस प्रकार है। अब हम पुर्तगालियों के बारे में जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पोर्चुगीज या पुर्तगाली का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ है यह तो आपने देख लिया, परंतु इनकी पूरी परिस्थिति को, पुर्तगालियों की पूरी स्थिति को आगमन से लेकर इनके जाने तक को आप बहुत सामान्य शब्दों में और एक कोटेशन के साथ समझना चाहें तो वह कोटेशन मेरा दिया हुआ नहीं, अपितु एक्सेलेंट को साफ कर लेता हूं। यह कोटेशन जो है ये इन्हीं पुर्तगाली गवर्नरों में से एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति अल्फांसो डिसूजा, जो कि पुर्तगाली गवर्नर ही थे। 1542 के आसपास जो है भारत में आए थे। 1542 अप्रोक्सीमेट डेट नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता है। ये जो है अल्फांसो डिसूजा जो है वो भारत में 1542 के आसपास जो है वो गवर्नर रहे थे पुर्तगाली। उन्होंने जो है अपने एक कोटेशन में पुर्तगालियों की पूरी स्थिति को एक बार में जो है वो डिफाइन कर दिया। भारत में पुर्तगालियों की स्थिति कैसी थी इसे समझने के लिए इस कोटेशन को आप सुने और इसे नोट अवश्य कीजिएगा कि भारत में पुर्तगाली जो है एक हाथ में धर्म का क्रॉस तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर आए थे, और ये जब भारत में प्रवेश करे तो भारत की धन संपदा को देखकर इन्होंने सबसे पहले अपना क्रॉस जो है वो जमीन पर रखा और एक हाथ से जो है वो सोना अपनी थैलियों में इकट्ठा करना प्रारंभ करा।
जब उनका लालच बढ़ा तो इसी समय उन्होंने जो है अपनी तलवार भी जमीन पर रखी और उसे रखने के पश्चात उन्होंने अपने जेब पर जो है दूसरे जेब में भी सोना भरना स्टार्ट कर दिया और दोनों हाथों से सोना इकट्ठा करने की इस प्रवृत्ति के कारण पुर्तगालियों का भारत में अंत हो गया। इस कोटेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इसको जो है ध्यान से नोट करें कि अल्फांसो डिसूजा ने कहा था कि पुर्तगाली भारत में एक हाथ पर धर्म का क्रूस, क्रिश्चियनिटी का क्रॉस लेकर आए थे और दूसरे हाथ पे तलवार लिए हुए भारत में प्रवेश करते हैं तथा भारत की संपन्नता या सोने को देखकर जो है वो अपना क्रॉस साइड में रखकर सबसे पहले एक हाथ से सोना इकट्ठा करना प्रारंभ करते हैं तथा कुछ समय पश्चात अपनी तलवार नीचे रख के दोनों हाथों से सोना बटोरना शुरू कर लेते हैं और इसी स्थिति के कारण पुर्तगालियों का अंततः समापन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं पुर्तगाली भारत के अंत। अब इस कोटेशन को आगे हम डिस्क्राइब करें, इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि हम जो है आगे पुर्तगालियों का बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में कैसे कैसे जो है अपना साम्राज्य बनाया या अपना जो है फैक्ट्रीज स्थापित करी। पुर्तगालियों का वर्ल्ड के सिनेरियो में क्या जो है वो कार्य था, क्योंकि पुर्तगालियों ने ब्राजील को खोज लिया था और लैटिन अमेरिका पर उनका काफी फोकस हो गया था जब ये करीब 1600 के आसपास पुर्तगालियों का एक काफी ज्यादा फोकस जो है वो ब्राजील की तरफ जाने लगा था। ब्राजील में राजनीतिक अस्थिरता भी आने लगी। इन राजनीतिक अस्थिरता और इच्छा शक्ति की कमी के कारण भी पुर्तगाली भारत से अपनी स्थिति को बहुत कमजोर होता हुआ पाते हैं। इस पूरे सिनेरियो का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने यह देख लिया है कि पुर्तगाली जो है भारत में आ चुके हैं और उनकी स्थिति किस प्रकार है। इस कोटेशन से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से थे, क्या कारण थे स्पेसिफिक पुर्तगालियों के भारत में आने के, उनका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार जो है ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट होती है, अर्थात हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा स्टार्ट होता है और साफ शब्दों में कहें तो पुर्तगालियों की हिंद महासागर पर दादागिरी स्टार्ट होती है। आप इसको समझें कि पुर्तगालियों की दादागिरी किस प्रकार बढ़ चुकी थी कि हिंद महासागर पर जहाज चलाने के लिए उस समय अकबर तक पुर्तगालियों को टैक्स दिया करते थे, जबकि फैक्ट्रीज जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन ही थी। नॉमिनल टैक्स था पर टैक्स अवश्य था। किस प्रकार पुर्तगालियों ने अरबों के साथ संघर्ष करा और उस संघर्ष में पुर्तगालियों की विजय भी हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।